हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, हमारी इकोलॉजी वाली यूनिट चल रही है एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आज हम लेंगे एबायोटिक फैक्टर्स। तो कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, नेचर को। तो सबसे पहले हमारी इकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम एबायोटिक फैक्टर किसको लेंगे, दैट इज ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज मोस्ट क्या है, सबसे बेस्ट या सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो क्या है, दैट इज द टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। वैसे तो बहुत सारे हैं एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर, आप पढ़ेंगे टेम्परेचर को, आप पढ़ेंगे वाटर को, आप पढ़ेंगे सॉइल को, आप पढ़ेंगे लाइट को। ये सारे ही क्या हैं, abiotic factors which affect the ecology, but the most important one is the temperature. Okay, so this one among all the four, which one is the most important? The most important ecological abiotic factor। तो भाई आपने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, इसके पीछे रीजन है। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहा है क्योंकि एवरेज टेम्परेचर और एवरेज प्रेसिपिटेशन की वजह से हमारे नेचर के अंदर क्या हुआ है, बायोम्स का फॉर्मेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द टेम्परेचर। सो ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर and that temperature is average. Variation in average temperature and annual precipitation बरसात, rainfall, that causes formation of major biome, forms major biomes। तो बायोम्स जो कि क्या है, इकोलॉजी है, डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, बायोम। बायोम के अंदर एक स्पेशल फैक्टर होगा, वहां का स्पेशल क्लाइमेट होगा, स्पेशल वेजिटेशन होगी, उसको देख के आप पहचान सकते हो। जैसे ग्रासलैंड बायोम, टुंड्रा बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। तो वहां की क्या है, एक स्पेशल आपको वेजिटेशन मिलेगा और क्लाइमेट मिलेगा, और बायोम से मिलके क्या बन गया, बायोस्फीयर। तो बायोम्स बनाने का कंट्रीब्यूशन किसका है, टेम्परेचर का। अब आप देखिए टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ है, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर पूरी अर्थ की बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मिलता है आपको, इक्वेटर। इक्वेटर में क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है जैसे से आप ऊपर की साइड में मूव करते हैं। तो ये जो लाइनिंग्स जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या फॉर्म करेगी, ये फॉर्म करेगी लैटिट्यूड। ये क्या बना रही है, दिस वन इज लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के अंदर आप क्या देख रहे हो, सर्कलिंग देखोगे। एक और होता है दैट इज नोन एज द एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड के अंदर आप क्या देखते हैं, एल्टीट्यूड में आप हाइट देखते हैं, कहां से, सी लेवल से। तो जो हाइट होती है, जैसे सपोज करो माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन के अंदर आप लैटिट्यूड नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे, एल्टीट्यूड देखेंगे। तो सी लेवल से क्या हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां पर इक्वेटर से क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहां से इसका भी, ठीक है, सेम प्रोसेस। इक्वेटर मतलब मिड लाइन आने लगती है। अब ये लैटिट्यूड है। अब देखिए आप यहाँ पर डिफरेंट आपको अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे, बायोम्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहले आ गया आपका ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के बाद में आप आ जाएगा दैट इज द सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल के बाद में कौन आ जाएगा, टेम्परेट। टेम्परेट के बाद में क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आर्कटिक यानी कि पोलर जोन। अब आपने क्या करा, आप जैसे ही इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर चढ़ते हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम।
और आ जाओ आप 40 डिग्री पे, टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम। और आ जाओ आप इस पे, दैट इज 60 डिग्री पे, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बिल्कुल कम हो गया, पोलर रीजन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर सेम कंडीशन एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, सपोज करो, देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, आप ये नहीं कहेंगे जैसे ट्रॉपिकल एरिया तो ट्रॉपिकल के अंदर जो फॉरेस्ट होगा वो आपको ट्रॉपिकल ही नजर आए, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर के साथ में पहाड़ है, अगर कहीं पर भी कोई पहाड़ आ जाता है तो ये जोनेशन जो आपने यहाँ पर देखा है, यही जोनेशन आपको किसके अंदर मिलेगा, पहाड़ों के अंदर भी मिलेगा। प्लीज रिमेम्बर, जो जोनेशन आपको इक्वेटर में मिलता है पहाड़ों के अंदर, आप ये नहीं कहोगे कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है तो यहाँ पर सारे फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल के होंगे, नो नेवर। यहाँ पर नीचे की साइड में क्या होगा, ट्रॉपिकल। शुरुआत कहां से होती है, जहां से वो कंट्री है, ट्रॉपिकल के बाद में सब ट्रॉपिकल, फिर क्या आ जाएगा आपका टेम्परेट, फिर क्या आ जाएगा आपका आर्कटिक। अब आप देखिए, हिमालय में अगर कोई पहाड़ है तो उस पहाड़ के अंदर बेस में आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर आर्कटिक। सपोज करो ये पहाड़ कहां पर है, किसी टेम्परेट जोन के अंदर, पहाड़ जो है यही सेम पहाड़ जो है कहां पर है, टेम्परेट में, तो इसका बेसिक आप क्या लिखेंगे, टेम्परेट। अब इसके ऊपर जो आएगा वो क्या होगा, आर्कटिक का वेरिएशन आएगा। आप इसमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल नहीं डाल सकते, तो जिस भी कंट्री से वो स्टार्ट होता है वही के बेस से एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, एल्टीट्यूड में भी आपको सेम जोनेशन मिलता है, ये क्वेश्चन भी आता है, इस चीज को ध्यान रखें, ये बेसिक फीचर है, ठीक है ना, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करा गया, ये नॉन फीचर होता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो जोनेशन आपको इक्वेटर से मिल रहा है, जो जोनेशन आपको लैटिट्यूड से मिल रहा है, वही जोनेशन आपको किस में मिलेगा, एल्टीट्यूड के अंदर भी मिलेगा। अब आप ये भी देखो कि जैसे से हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, 1000 मीटर की हाइट पर आप आए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इक्वेटर से आप ऊपर जा रहे हो, 10 डिग्री की हाइट पर आप आए, ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर से 10 डिग्री आप ऊंचे उठे, या आपने एल्टीट्यूड से आप 100 मीटर ऊपर उठते हैं। इस कंडीशन के अंदर जिसमें आप 100 मीटर ऊपर उठे हैं, टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज होगा, ठीक है। अब ये कितना डिक्रीज होता है, दैट इज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो यहाँ था, इस टेम्परेचर से 6.5 डिग्री आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, ठीक है ना। उसी तरह से ऊपर जाओगे आप, फिर इसके अंदर 6.5 डिग्री आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, फिर आप ऊपर जाओगे, फिर आप क्या कर दोगे, 6.5 डिग्री। सेम कंडीशन, यहां से आप जाते हो तो आपको 6.5 डिग्री, यहाँ पर आप ऊपर जाओगे फिर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है भाई, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे लैप्स पीरियड। कौन सा पीरियड है ये, दैट इज द लैप्स पीरियड इन विच देयर इज डिक्रीज इन 6.5 degree centigrade at every 1000 meter और 10 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये 10 डिग्री लिख रखा है आपने, तो 10 डिग्री में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, डिक्रीज। तो देयर इज अ डिक्रीज इन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट एवरी 1000 मीटर और 10 डिग्री इंक्रीज इन लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैप्स पीरियड कहते हैं। तो टेम्परेचर का वेरिएशन, सबसे हॉटेस्ट एरिया क्या है, इक्वेटर, और जैसे से आप ऊपर जा रहे हैं अपने आप टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सेम कंडीशन आपकी एल्टीट्यूड के साइड में भी होगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर का जो वेरिएशन आ रहा है, दैट इज द 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज नोन एज लैप्स पीरियड। Yes, now ranges of the temperature. देखो आप टेम्परेचर का रेंज देखना, रेंज ऑफ
टेम्परेचर। टेम्परेचर कहां से स्टार्ट हो रहा है? टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है आपका सब जीरो से, सब जीरो टू मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आप रेंज देखिए, रेंज में आपको सब जीरो, इतनी बड़ी रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है टेम्परेचर। इस वजह से, क्योंकि टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी रेंज इतनी वाइड होगी, ऑब्वियसली वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ही होगा, क्योंकि वो सब कुछ एक साथ लेके चल रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात, हमने बात करी कि इसकी रेंज क्या है, सबसे ज्यादा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टेम्परेचर में कुछ एनिमल्स तो वाइड रेंज को बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तो अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ टेम्परेचर दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रेंज ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पर हम डिवीजन करेंगे। फर्स्ट डिवीजन दैट इज नोन एज स्टीनोथर्मल एंड द सेकेंड डिवीजन इज नोन एज यूरीथर्मल। अब आप देखिए, आपने क्या करा, डिवाइड करा। किसे डिवाइड करा? आपने डिवाइड करा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनिमल्स को, जिसका नैरो मीन्स बहुत ही कम रेंज है, उसके अंदर वो एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर रेंज आपने बढ़ा दी तो इसकी डेथ हो जाएगी। यूरी मीन्स वाइड। So animal which tolerate narrow range of temperature and which tolerate wide range of temperature. Animal tolerate narrow range of, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टीनो पढ़ रहे हैं, narrow range of temperature, and the animals which tolerate wide range of temperature। तो आप एग्जाम्पल बता सकते हैं जो कम रेंज में भी हैं और जो ज्यादा रेंज के हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में कौन सी दिखती है? ध्यान से देखो, जो आपको सब जगह मिलेगी। आपको ट्रॉपिकल में भी मिल रही है, सब ट्रॉपिकल में भी मिल रही है, टेम्परेट में भी मिल रही है, आर्कटिक में भी मिल रही है। कौन मिलेगी ऐसी? दैट इज द मैमल्स एंड एवीज। तो मैमल्स एंड एवीज, बर्ड्स देखिए आपने, पोलर बर्ड्स बिल्कुल व्हाइट कलर की होंगी। ट्रॉपिकल बर्ड्स को देखना, इतने प्यारे प्यारे कलर्स उसके अंदर होंगे, रेड, ग्रीन, पिंक। एक ही बर्ड के अंदर इतने कलर्स हो जाएंगे, आपको लगेगा आर्टिफिशियल ब्लड वो बर्ड जो है वो बना रखी है। तो ये रेंज किसका है? दैट इज द यूरीथर्मल। अब स्टीनोथर्मल में आ जाइए। अब आप देखिए, जो छोटा सा नैरो रेंज भी अपने आप कर सकते हैं। कोरल्स को ले आइए। कोरल्स सीरल जेटा के अंदर आपने पढ़े थे। कोरल्स की रेंज बहुत ही नैरो है। जैसे ही आपने कोल्ड टेम्परेचर करा या ज्यादा वार्म टेम्परेचर दिया, कोरल्स की डेथ हो जाएगी। इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ जो आपको मालूम होगा, जो सबसे बड़ी कोरल्स ने बनाई है रीफ, कोरल एक या उन्हीं एरिया में आपको मिलेंगे। उसके अलावा बहुत ही कम कोरल्स आपको मिलते हैं, क्योंकि कोरल्स की रेंज क्या है, बहुत कम। ठीक है। अब आप देखिए दूसरा एनिमल्स देखिए आप, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में भी टॉलरेंट पावर ज्यादा नहीं होती है। जैसे ही आप टेम्परेचर हाई या लो करते हो, ये भी क्या हो जाते हैं, खत्म। आपको हर जगह एम्फीबियंस नहीं मिलेंगे, उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ। आपको हर जगह फिशेस भी नहीं मिलेगी, वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर ही रह रही है। उनका नैरो जो है वो रेंज होता है। ठीक है। तो आपके जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे मैमल्स ऐसे ही हैं। ठीक है। पोलर बियर को ले लो आप। पोलर बियर क्या है, स्टीनोथर्मल। ठीक है ना। पोलर बियर क्या है, स्टीनोथर्मल। आपको बताने का रीजन ये है कि आप जान पाए कि ये वाले जो हैं एनिमल्स, इनका वाइड रेंज है, इनके अंदर भी फर्दर एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट। यस, पोलर बियर के बाद में अपना इंसेक्ट्स की भी रेंज जो है वो नैरो ही होती है। इंसेक्ट्स के अलावा दैट इज एम्फीबियंस भी आपको ज्यादा जगह नहीं मिलेंगे। ठीक है। पोलर रीजन के अंदर तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स मिलते ही नहीं है।
क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये एनिमल स्टीनोथर्मल, ये एनिमल यूरीथर्मल, तो किसका जो है इवोल्यूशन ज्यादा हुआ, ठीक है ना। ऑब्वियसली यूरीथर्मल है तो वाइड रेंज को ले रहा है, तो वाइड रेंज के अंदर इसमें टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल्स जो हैं क्या हो जाते हैं, आप आगे देखोगे इसकी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हम और लेंगे। नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी एंजाइम काइनेटिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। एंड एंजाइम काइनेटिक्स, काइनेटिक्स के बेसिस पर ही तो फिजियोलॉजी भी डिफरेंशिएट हो रही है। इसका रीजन क्या है, दैट इज द एंजाइम काइनेटिक्स। बेसिक मेटाबॉलिक रेट ऑफ एनिमल्स वर अफेक्टेड, ओके। बेसिक, इसको अपन BMR भी कहते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट विल अफेक्टेड, और इसी के बेसिस पर हमने फर्दर 2 में डिवीजन करा है इसका, दैट इज फर्स्ट इज विच वन, दैट इज द होम्योथर्मल and second one is the poikilothermal, poikilothermal। होम्योथर्मल को हम क्या कहते हैं, होम्योथर्मल को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक है ना, जिनके अंदर क्या होता है, अपना खुद का ओन टेम्परेचर होता है जिसको वो मेंटेन करते हैं, उसी के ऊपर वो चलते हैं, वेरिएशंस नहीं आते इनके अंदर। ये कैसे हैं, अपनी हीट को खुद प्रोड्यूस करते हैं, दे आर एंडोथर्मल इन नेचर। व्हाइल इन केस ऑफ द पोइकिलोथर्मिक दे आर व्हाट, कोल्ड ब्लडेड। कैसे हैं ये, कोल्ड ब्लडेड, अपनी हीट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जो एनवायरमेंट में है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सो दे आर एक्टो, बाहर की साइड में एक्टो थर्मल। हाँ जी, तो होम्योथर्मल और पोइकिलोथर्मल हम जानते हैं कौन है, इसमें बर्ड्स और एवीज और मैमल्स आएंगे, इसके अंदर आपके सारे इनवर्टिब्रेट्स और क्या कहते हैं वर्टिब्रेट्स, फिशेस और एम्फीबिया आएंगे। एग्जांपल्स आपको मालूम है, इसको हम लिख देते हैं, चलो। इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। लेकिन आप ये देखिए दोनों के अंदर कि भाई इवोल्यूशन किसमें ज्यादा हुआ है। इसमें मालूम है आपको बर्ड्स हैं और मैमल्स। अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो किसके अंदर इवोल्यूशन ज्यादा हुआ, कौन डीपली जो है सबसे ज्यादा हाईली इवॉल्व हुआ है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो एनिमल्स होम्योथर्मल थे, जिनका एक बेसिक जो टेम्परेचर रहा जिसको उन्होंने मेंटेन करा, इन एनिमल्स ने ज्यादा इवॉल्व करा एज कंपेयर टू द पोइकिलोथर्मल। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, सो दे इवॉल्व मोर। ओके, अकॉर्डिंग टू द different biomes, they are further divided into different categories. For example, tropical rainforest के अंदर जो आपको एनिमल्स मिलेंगे वो ऐसे एनिमल्स होंगे जो हाई टेम्परेचर रेंज के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, मेगाथम। मेगाथम मीन्स विच tolerate high temperature throughout year. That is known as the megatherm. Second is the subtropical. सबट्रॉपिकल के अंदर मेगाथर्म नहीं आएंगे। इस तरह के एनिमल्स जो क्या कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा क्या कहते हैं, समर पीरियड
और माइल्ड जिसको अपन कहते हैं माइल्ड विंटर और ज्यादा समर को टॉलरेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं मीजोथर्मल। तो सब ट्रॉपिकल में कैसे आ गए मीजोथर्मल। भाई ये तो थ्रू आउट ईयर कैसा टेम्परेचर ले रहे थे, हाई टेम्परेचर, ठीक है, जिसका ट्रॉपिकल में वैसे भी टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। सब ट्रॉपिकल के अंदर हाई टेम्परेचर जो है वो रहेगा लेकिन माइल्ड विंटर भी रहेगा। सो दे हैव माइल्ड विंटर and high temperature throughout year। अब आप देखिए जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं, टेम्परेट के अंदर क्या हुआ, टेम्परेट के अंदर इनको मीजोथर्मल नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे माइक्रोथर्मल। दे आर माइक्रो थर्मल। क्यों कहा हमने इनको माइक्रोथर्मल, क्योंकि अब इनका समर पीरियड हो गया है छोटा और विंटर पीरियड हो गया है ज्यादा, ठीक है, स्मॉल समर पीरियड एंड हाई क्या कहते हैं लो विंटर पीरियड। तो आप इसमें क्या कहोगे माइल्ड समर एंड कोल्डर विंटर पीरियड, कोल्डर विंटर पीरियड। अब आपका एक और रह गया है, दैट वन इज लास्ट वन, जहां पर हम कहेंगे आर्कटिक जोन। आर्कटिक जोन के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं हेकिस्तोथर्मल, हेकिस्तोथर्मल दैट टॉलरेट वेरी लो टेम्परेचर, इट मीन्स विंटर ओनली। तो टॉलरेट लो टेम्परेचर, जैसे आपने यहां पर लिखा था throughout year, tolerate low temperature throughout year, that is known as हेकिस्तोथर्मल। तो ये 4 कैटेगरी थी according to the biome। Yes, now rules according to the temperature। फर्स्ट रूल कौन सा रूल है, ग्लॉजर्स रूल। ग्लॉजर्स रूल किसके लिए बात कर रहा है, वार्म ब्लडेड एनिमल के लिए, यानी कि बर्ड्स और मैमल्स। इन वार्म ब्लडेड एनिमल, पहली बात तो ये करी ब्लडेड एनिमल्स, पिगमेंटेशन इज मोर इन animals which are living in hot and humid climate as compared to the colder region। जो भी गर्म इलाकों में पाए जाते हैं warm blooded animals, उनके अंदर पिगमेंटेशन ज्यादा होगा as compared to those which found in the colder region। That rule is known as the Glogger's rule। So in warm blooded animals, pigmentation is more in warm and humid climate as compared to colder region, as compared to colder region। ये है आपका that is the Glogger's rule। तो हम एक एनिमल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप पिगमेंटेशन देखेंगे तो वो ज्यादा पिगमेंटेशन है, यानी कि ये क्या होगा ब्राउन और ब्लैक कलर का होगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है ब्राउन प्लस ब्लैक कलर। अगर ये कौन से रीजन में पाया जा रहा है, वार्म रीजन के अंदर। बर्ड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। बर्ड्स आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स जो भी है, आप जो इसके अंदर आप इस तरह से ठीक है ना, फैदर्स आ गए इसके। तो ये बर्ड्स जो होंगी अच्छी नहीं बनी है, बर्ड्स गंदी बनी है। तो इसके अंदर पिगमेंटेशन होगा तो कलर्स कौन से होंगे, येलो, ग्रीन, पर्पल, इस तरह के पिगमेंटेशन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर्स होंगे इसके अंदर, येलो भी होगा, ग्रीन भी होगा, पर्पल भी होगा, अलग अलग तरह के।
लेकिन वही बर्ड अगर आप कोल्डर रीजन की देखोगे तो नो पिगमेंटेशन, ठीक है ना। वही बर्ड अगर आपने कोल्डर रीजन की देख ली तो उसके अंदर आपको पिगमेंटेशन जो है वो नहीं मिलेगा, नो पिगमेंटेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोल्डर रीजन की बर्ड्स में आपको पिगमेंटेशन नहीं मिल रहा, लेकिन वार्मर क्लाइमेट की रीजन के अंदर की बर्ड्स जो होंगी उनके अंदर आपको पिगमेंट मिलेंगे और वो भी वेरियस कलर के मिलेंगे। तो पिगमेंटेशन किसको बिलोंग कर रहे हैं, वार्म क्लाइमेट को। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लॉजर्स रूल। नाउ द सेकंड रूल विच इज नोन एज बर्जमैन्स, बर्गर की तरह ही है, बर्जमैन्स रूल। बर्जमैन्स रूल क्या कहता है, बर्जमैन रूल कहता है कि जो एनिमल कोल्डर रीजन में है उनकी साइज क्या होगी, बड़ी, ठीक है, एज कंपेयर टू दोज विच आर फाउंड इन द वार्मर रीजन, ठीक है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, वार्म ब्लडेड एनिमल की बात कर रहा है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में सिर्फ दो ही कैटेगरी आती है, मैमल्स और बर्ड्स। तो बर्जमैन रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ओके। एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन आर लार्ज इन साइज, एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन आर लार्ज इन साइज। आप देख लीजिए, पोलर बियर को देखिए आप, पेंगुइन को देखिए आप, ये क्या है, बड़ी बड़ी है। तो जो भी बर्ड्स भी देखो, पेंगुइन बर्ड्स के अंदर बर्ड्स काफी बड़ी है, पेंगुइन भी, और पोलर बियर तो काफी बड़ी साइज का होता है। तो जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं कहां पर, कोल्डर रीजन में, उनकी साइज क्या होगी, लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू द एनिमल्स फाउंड इन वार्मर रीजन, एज कंपेयर टू animals found in warmer region। आप ये ध्यान रखें, ये किसके लिए है, वार्म ब्लडेड एनिमल के लिए। ये रूल किसके लिए है, वार्म ब्लडेड एनिमल के लिए। ये बेसिक है, अगर ये नहीं होगा तो आपकी पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। हाँ जी, थर्ड वन इज द एलन्स रूल। अब एलन क्या कहता है, एलन ये कहता है कि एक्सट्रीमिटीज, चाहे मेरे हाथ हो, चाहे मेरे कान हो, नाक हो, जो भी एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द वार्मर रीजन एरिया एनिमल। सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू मैमल्स। नंबर वन, एप्लीकेबल टू मैमल्स, सब एनिमल्स के लिए नहीं है। जो भी एक्सट्रीमिटीज होगी स्मॉल साइज की होगी अगर वो कोल्डर रीजन के अंदर है, और अगर वो वार्मर रीजन के अंदर है तो वो लार्ज साइज की होगी। सो एक्सट्रीमिटीज ऑफ mammals live in colder region are of smaller size। आपने देखा भी होगा पोलर बियर के अंदर छोटे छोटे सारे एक्सट्रीमिटीज होती हैं, स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू वार्मर रीजन मैमल्स। आप हमारे यहाँ की फॉक्स देख लीजिए, फॉक्स की जो है कान बहुत बड़े बड़े होंगे, वार्मर रीजन में टेल बहुत बड़ी होगी, लेकिन इस रीजन के अंदर आपको टेल है, आईज है, ईयर्स है, दे ऑल एक्सट्रीमिटीज आर स्मॉल इन साइज। सो दिस रूल इज एलन्स रूल। नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट जॉर्डन्स रूल। फोर्थ वन इज Jordan's rule। According to the Jordan rule, fishes की बात करेगा, that is applicable for fishes। Applicable for fishes, सिर्फ फिशेस की बात करी है
कि जो भी फिशेस कोल्डर रीजन में रह रही हैं उनका वर्टिब्रा ज्यादा लॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द वार्म रीजन फिशेस. ओके, सो कोल्डर रीजन fishes have long vertebra as compared to warmer region fishes. तो आप ये देखेंगे कि जो मछली, ठीक है ना, मछली थोड़ा सा अगर ये वार्मर रीजन के अंदर है तो इसका वर्टिब्रा जो है वो क्या होगा, लॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द फिश विच इज फाउंड इन द वार्मर रीजन. तो इसका वर्टिब्रा क्या है, स्मॉल है, और इसका वर्टिब्रा क्या है, लॉन्ग है, क्योंकि ये कोल्डर रीजन में है और ये कहां पर है, वार्मर रीजन में. एक और रूल है, लास्ट रूल है, देख लेते हैं उसको भी. जब हमने सारे रूल करे हैं तो हम इसको क्यों छोड़े. दैट इज नोन एज द रेंच रूल. रेंच रूल. रेंच रूल क्या कहता है, रेंच रूल कहता है कि पहले तो ये बर्ड्स के लिए है, एप्लीकेबल फॉर बर्ड्स. ये कहता है कि जो बर्ड्स कोल्डर रीजन में होती है उसके विंग्स ज्यादा पॉइंटेड होते हैं एज कंपेयर टू द बर्ड्स विच फाउंड इन द वार्मर रीजन. तो वार्मर रीजन की बर्ड्स जो है उनके विंग्स जो होंगे वो ब्रॉड होंगे, पॉइंटेड नहीं होंगे. लेकिन कोल्डर रीजन की बर्ड है तो उसके विंग्स क्या होंगे, पॉइंटेड, अकॉर्डिंग टू द रेंच रूल. सो कोल्डर रीजन बर्ड्स have pointed wings. जैसे अपन ये बर्ड ले रहे हैं तो इसके विंग्स जो हैं आपको कैसे मिलेंगे, इस तरह से पॉइंटेड विंग्स मिलेंगे, ये पॉइंटेड. लेकिन जब आप यही बर्ड्स क्या कर रहे हो, दूसरी लोगे वार्मर रीजन की, ठीक है, पॉइंटेड, वाइल वार्मर रीजन birds have broad wings. अब आप देखिए, ये तो आपने ली थी कोल्डर रीजन की बर्ड. अगर आप कोई वार्मर रीजन की बर्ड ले रहे हैं, ठीक है, ये तो उसके विंग्स आपको जो है इस तरह से काफी ब्रॉड जो है वो नजर आएंगे. ये एरिया देखो, ये पॉइंटेड है और ये कैसा है, दिस वन इज ब्रॉड. तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर. दैट इज नोन एज द रेंच रूल. तो आपका टेम्परेचर जो कि एक एबायोटिक फैक्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, वो क्या होता है, खत्म. अब हम लेते हैं नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर, सेकंड इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, दैट इज वाटर. फैक्टर इज वाटर. तो अब आप देखिए कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, ये आप जानते हैं, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर. 73% जो है अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, अर्थ सरफेस 73% क्या है, वाटर. हमारी बॉडी का 70% क्या है, वाटर. बॉडी के अंदर 70% क्या है, वाटर. तो वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. लेकिन जो एनिमल्स वाटर के अंदर रह रहे हैं वहां पर उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज द सैलिनिटी, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है ना. सो एक्वेटिक एनिमल्स की प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्वेटिक एनिमल्स की
कि उनको अपना बॉडी का पीएच मेंटेन करना पड़ता है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना पड़ता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहां पर, जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं। और ऑस्मोलैरिटी की कंसंट्रेशन को हम कैसे क्या कहते हैं मेजर करते हैं, दैट इज सैलिनिटी, स्पेशली हम सैलिनिटी कहेंगे इसको। सैलिनिटी मेजर्स इन पार्ट पर थाउजेंड, PPT, दैट इज, वैसे ppm भी होता है, पार्ट पर मिलियन, बट दिस वन इज द पार्ट पर थाउजेंड। तो 1000 में हम लेते हैं, इसलिए हम इसको परसेंटेज में भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अगर आप 5% लिखते हो या 35% लिखते हो तो दैट इज नॉट राइट, बिकॉज दैट इज इन 100, बट हियर वी आर मेजरिंग इन पार्ट पर 1000, सो दिस वन इज द PPT। तो PPT जब हम देखते हैं इनलैंड वाटर की, इनलैंड वाटर यानी कि फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर जो कि हम क्या करते हैं यूज में लेते हैं, उसकी PPT कितना है, दैट इज 5। तो पार्ट पर 1000, 5 PPT आपको किसकी मिलेगी, इनलैंड वाटर की। लेकिन हम सी वाटर की जब हम बात करते हैं, सी वाटर, इसके अंदर सैलिनिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती है, दैट कम्स टू 30 to 35 पार्ट पर 1000। लेकिन जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसकी है, 100 से भी ज्यादा सैलिनिटी किसकी है, दैट इज नोन एज लगून। जो स्मॉल जो लेगून बन जाते हैं सॉल्टी वाटर के, उनके अंदर दे आर हाइपर सैलाइन। तो सबसे ज्यादा हाइपर सैलाइन कौन है, हाइपर सैलाइन के अंदर हम लेंगे आपका दैट इज लगून, जिसकी सैलिनिटी क्या हो जाती है, मोर देन 100 PPT। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सलाइन कौन है, इनलैंड, सी और लेगून। लेगून याद रखना, छोटी छोटी झीलें जो होती है, खारे पानी की झीलें जो होती हैं, जिनके अंदर नमक का प्रोडक्शन भी होता है, उनको हम क्या कहते हैं, लेगून। सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां पाई जाती है, लेगून के अंदर, 100 से भी ज्यादा। डेड सी को आप जानते होंगे, यस। नेक्स्ट इज द डेड सी। तो डेड सी के अंदर आपकी बॉडी कभी भी डिप नहीं होगी, बॉडी क्या करेगी, बॉडी फ्लोट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी, बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी। तो जब भी आपको मौका मिले डेड सी में जाने का, तो ध्यान रखें वहां की सैलिनिटी भी 100 तक ही है, 100 से ज्यादा ही मिलेगी आपको। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट करेंगे, हमारी बॉडी जो है वो डिप नहीं होगी। तो आप ये देखिए, इन तीनों में से सबसे ज्यादा सलाइन कौन है, दैट इज नोन एज लेगून। जिस तरह से अपन ने यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल की बात करी थी, सेम वही आपको कहां एप्लीकेबल होता है, वाटर के अंदर। सलाइन कैसा है, यूरी सलाइन है या स्टीनोहेलाइन है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ सैलिनिटी वी आर डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप, दैट इज नोन एज यूरी हेलाइन first and second is the स्टीनोहेलाइन। नाम से ही पता चल गया होगा, यूरी मतलब जिनके अंदर वाइड रेंज होती है सैलिनिटी टॉलरेंस की, उन एनिमल्स को क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज यूरी हेलाइन। वाइड रेंज of salinity tolerance, they are known as euryhaline. Stenohaline means narrow range of salinity tolerance. For example, जैसे सपोज करो आप किसी फ्रेश वाटर फिश यानी कि इनलैंड वाटर फिश को आप ले जाते हैं कहां पर,
सॉल्टी रीजन के अंदर, तो वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसको अपने ही फ्रेश वाटर के अंदर है तो उसकी सैलिनिटी का जो है एरिया जो है वो बहुत कम है। उससे ज्यादा में अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो टॉलरेंस पावर उसके अंदर नहीं है। इसी तरह से एनिमल को हम क्या कहेंगे, स्टीनोहेलाइन। तो स्टीनोहेलाइन के जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्टीनोहेलाइन के एग्जाम्पल के अंदर हम क्या लेंगे, फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश, इनकी सैलिनिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है ना, और वो उसी रेंज में होती है, बहुत नैरो रेंज होती है। आप इसको जरा सा भी डिस्टर्ब कर देंगे इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं, ऐसे भी हैं जो वाइड रेंज को क्या कर देते हैं, टॉलरेट। फॉर एग्जांपल माइग्रेटरी फिशेस। अब आप देखिए जो माइग्रेटरी फिशेस हैं वो कहां कहां जा रही हैं, वो तो सॉल्टी वाटर से फ्रेश में भी जाती है, फ्रेश से फिर सॉल्टी वाटर में भी आती है। इस तरह के माइग्रेशन को भी आपको याद होगा, मैं इसमें बता देती हूँ। एग्जांपल आपका जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दे रखा है, दैट इज द पेट्रोमाइजोन, जो साइक्लोस्टोमेटा का ही एग्जांपल है। एग्जांपल पेट्रोमाइजोन, जिसको हम क्या कहते हैं, सी लैम्प्रे भी कहते हैं, सी लैम्प्रे। तो पेट्रोमाइजोन क्या करता है, दो तरह के माइग्रेशन शो करता है। कौन कौन से माइग्रेशन शो करेगा, ये करेगा शो आपको। सबसे पहले माइग्रेशन जो हम लेंगे इसके अंदर, दैट इज जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, आपको मालूम होना चाहिए, वैसे तो सिलेबस का पार्ट भी होगा आगे वाले चैप्टर्स के अंदर। पहला होता है आपका एनाड्रोमस। एनाड्रोमस माइग्रेशन कैसा माइग्रेशन है, जब ये पेट्रोमाइजोन या कोई भी माइग्रेटरी फिश सॉल्टी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर जा रही है, यानी कि सी से फ्रेश वाटर की ओर इसका मूवमेंट हो रहा है, तब इस तरह के माइग्रेशन को आप क्या कहेंगे, एनाड्रोमस। सेकेंड टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस माइग्रेशन के अंदर जब लार्वा बन जाएगा फ्रेश वाटर के अंदर, थोड़े दिन तक सरवाइव करेगा, 2-3 साल तक, उसके बाद में वो वापस एडल्ट बनने के बाद में कहां आ जाएंगे, अपने सी में, क्योंकि सारी लाइफ उनकी किसमें है, सी में। तो एक वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस आपने देखी। पहले सी से एडल्ट कहां गए, एडल्ट जो थे वो स्पॉनिंग के लिए कहां गए, फर्टिलाइजेशन के लिए कहां गए, फ्रेश वाटर में, और वहां पर लार्वा का फॉर्मेशन हुआ। बहुत अच्छे अच्छे क्या कहते हैं, स्टोन की नेस्ट बनाते हैं मेल लैम्प्रे जो होता है, स्पॉनिंग वहां पर हुई। स्पॉनिंग के बाद में वापस ये कहां आ जाएंगे, सी वाटर में। सो फ्रेश वाटर से सी वाटर की और मूवमेंट जो होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज द कैटाड्रोमस। इस चीज का ध्यान रखें, एनाड्रोमस माइग्रेशन सी टू फ्रेश एंड कैटाड्रोमस माइग्रेशन फ्रेश वाटर टू सी water. So water is an important abiotic factor because our body is made up of water, earth surface is of water, so water is very important component. बिना पानी के आप पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम सरवाइव कर पाए, हमारी इकोलॉजी मेंटेन रह पाए, ठीक है। तो वाटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द सैलिनिटी विच इज मेजर्ड इन पार्ट पर 1000. नेक्स्ट वी टेक लाइट। यस, लाइट तो लैंड में हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेरिएशन, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। आप ये कहोगे कि लाइट सब जगह सेम अमाउंट के अंदर नहीं पहुंच रही है, कहीं पहुंच रही है तो वहां पर ऊपर या तो क्या कहते हैं, एरिया जो है अर्थ का वो बिल्कुल लाइट के कांटेक्ट में है, वहां पर वेजिटेशन बहुत ज्यादा है या कम वेजिटेशन है या रॉक्स ज्यादा है, इस वजह से इतने वेरिएशंस की वजह से हम लैंड को अवॉइड करते हैं। लाइट की स्टडी, बेस्ट स्टडी हम किस में कर सकते हैं, दैट इज इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक्वेटिक हैबिटेट के लिए आप क्या देखेंगे, सपोज करो कोई भी हो, चाहे वो रिवर हो या फिर ओशियन हो, ठीक है ना, इन सब के अंदर तो लाइट का अमाउंट सेम नहीं रहता। तो जो लाइट आएगी वो पेनिट्रेट करके क्या क्या जोन्स बना रही है, तो जोनेशन आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपके सिलेबस में भी है। तो एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर ये क्या फॉर्म करती है, जोनेशन। डिफरेंट जोन्स आपको मिलेंगे। सपोज दिस वन इज द वाटर बॉडी, ये एक वाटर बॉडी है, ये पानी आ गया। जहां से भी वाटर बॉडी स्टार्ट होती है वो एरिया हमेशा क्या होगा, स्लांट होगा, ठीक है। अगर वो वाटर बॉडी नेचुरल है तो वो एरिया क्या होगा, स्लांट होगा। इस स्लांट एरिया के अंदर
यहां तक लाइट गई, यहां तक गई, यहां तक गई, यहां तक गई, यहां तक। तो इस शैलो वाटर में, ठीक है, आप इसको शैलो वाटर कह सकते हैं, आप इसको कोस्टल वाटर भी कह सकते हैं। तो कोस्टल वाटर के अंदर अबेंडेंट प्रोड्यूसर्स आपको मिलेंगे। अब ये अबेंडेंट प्रोड्यूसर्स क्यों आपको मिले हैं? बिकॉज लाइट पूरी की पूरी बॉटम में जा रही है। लाइट रीच अप टू द बॉटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लाइट रीच अप टू द बॉटम। इसी वजह से नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर मोर हियर। नंबर ऑफ producers are more in number, more in number। तो लाइट पूरे उसमें जाएगी। इस तरह की जोन को, इस तरह की जोन्स को आप क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लिटोरल जोन। क्या है ये? लिटोरल जोन। तो लिटोरल जोन क्या हुई? वो एरिया जहां तक लाइट पूरी पेनिट्रेट कर रही है। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या होंगे? यहां पर ज्यादा होंगे। वाटर कैसा होगा? शैलो होगा, कोस्टल होगा। जैसे ही लिटोरल जोन खत्म होती है और डीप वाटर आना शुरू हो जाता है, इस वाली ओपन वाटर बॉडी को हम क्या कहेंगे? लिम्नेटिक जोन। विच वन? दैट इज द ओपन वाटर बॉडी। ये कैसी है? ओपन वाटर बॉडी विच इज नोन एज द लिम्नेटिक जोन। अब ये लिम्नेटिक जोन, अब लाइट जब यहां पर आ रही है तो लाइट तो सब जगह पूरा डीप तक पेनिट्रेट करेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो लाइट जिस एरिया तक पहुंची, जहां तक वो पहुंची, उसको आपने क्या कहा? यूफोटिक जोन। तो यूफोटिक जोन तक क्या हो रही है? लाइट पहुंच रही है। उसके बाद में जो एरिया आएगा जहां पर लाइट नहीं पहुंचेगी, दैट इज मोर देन 500 मीटर की अगर हम बात करते हैं, मोर देन 500 मीटर, आप इसको क्या कहोगे? प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन जो है, प्रोफंडल जोन जो है वो 500 मीटर से क्या है? ज्यादा। तो 500 मीटर से ज्यादा पूरी की पूरी क्या जोन है? डार्क जोन। आप इसको क्या कहेंगे? डार्क जोन। लाइट यहां पर पेनिट्रेट नहीं करेगी। लाइट जिस एरिया के अंदर पेनिट्रेट कर रही है वो कौन सा एरिया है? दैट इज द यूफोटिक जोन। अब जो बॉटम वाला जोन है, ये वाला बेस वाला, इस बेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज बेंथिक जोन। तो बेस के अंदर आपको कभी भी प्रोड्यूसर्स नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा क्या मिलेंगे? कंज्यूमर्स। यहां पर भी सेम यही है, ठीक है ना? यहां पर भी आपको प्रोफंडल के अंदर, डार्क के अंदर बेंथिक में ज्यादा बड़े एनिमल्स नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बचा कुचा खाना है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेंथिक जोन के एनिमल्स। सो दे आर कंज्यूमर्स। ठीक है, अब और स्मॉल साइज एनिमल, आपको लार्ज जो है साइज में नहीं मिलेगा। यूफोटिक जोन सबसे एक्टिव जोन है, जिसके अंदर आपको लाइट जो है पेनिट्रेट कर रही है और एनिमल्स की एक्टिविटीज भी जो है यहाँ पर क्या होगी? ज्यादा। इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट जोन्स के अंदर, ठीक है ना? दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू यूफोटिक जोन इज फर्दर, बेटा इसको यूफोटिक नहीं, इसको आप कर दीजिए फोटिक जोन। फोटिक जोन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूफोटिक एंड एफोटिक, या एफोटिक की जगह आप इसको डिस्फोटिक भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं, डिस्फोटिक, एफोटिक, ठीक है। फोटिक जोन इज डिवाइडेड इनटू 3 जोनेशन, यू, डिस और एफोटिक। यूफोटिक में लाइट सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना? मोर लाइट इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाएंगे, जैसे ट्वीलाइट जैसा, यानी कि कंसंट्रेशन थोड़ी क्या हो गई है? कम हो गई है। एरिया कैसा हो जाएगा? वो ट्रांसल्यूसेंट टाइप, ओपेक टाइप एरिया जो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो लेस लाइट।
फिर एक एरिया आएगा जिसमें आपको लाइट नजर ही नहीं आएगी, एब्सेंट हो जाएगी, तो दैट इज नोन एज लाइट एब्सेंट। तो यहां पर हमने फोटिक जोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और जहां से एफोटिक स्टार्ट होता है वहीं से अब आपका नेक्स्ट जोन आ जाएगी विच इज नोन एज द प्रोफंडल जोन, और प्रोफंडल के बाद में आ जाएगा आपका बेंथिक जोन जो बिल्कुल क्या है कंज्यूमर। प्रोफंडल में भी क्या होंगे, कंज्यूमर्स ही प्रेजेंट होंगे, तो जो प्रोड्यूसर्स जो मिलेंगे आपको वो फोटिक जोन के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई लाइट की पेनिट्रेशन होगी, तो जो भी लाइट पेनिट्रेट करती है तो शॉर्ट वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू लाइट की। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कैसी है, शॉर्ट है, इसलिए इसका पेनिट्रेशन क्या होगा, ज्यादा, मोर पेनिट्रेशन, मोर पेनिट्रेशन किसका, ब्लू लाइट का। और जो दूसरी लाइट है दैट वन इज नोन एज द रेड लाइट। विबग्योर का लास्ट पोर्शन क्या होता है, रेड। तो रेड लाइट की वेवलेंथ थोड़ी क्या है, ज्यादा होती है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसका पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेड लाइट हैव लॉन्ग वेवलेंथ, दैट इज शॉर्ट पेनिट्रेशन। इस चीज का ध्यान रखें कि रेड लाइट में शॉर्ट पेनिट्रेशन होगा और ब्लू लाइट में ज्यादा पेनिट्रेशन होगा। आपकी एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, तो कौन से सरफेस पे क्या मिलेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि डीपेस्ट में जब आप जाते हैं, सबसे डीप में, ठीक है ना, डीप के अंदर सबसे डीपेस्ट आपको किस एल्गी के दर्शन होंगे, रेड एल्गी। कौन सी एल्गी मिली, रेड एल्गी। और जो इंटरमीडिएट जोन है बीच वाली, यहां पर, ठीक है ना, इंटरमीडिएट जोन यानी कि प्रोफंडल वाला जोन, बेंथिक जोन नहीं, बेंथिक में आपको क्या मिल रही है, रेड एल्गी। यहां पर बेंथिक के अंदर आपको क्या मिल गई है, रेड एल्गी। इंटरमीडिएट जोन जो होगी, उस इंटरमीडिएट जोन यानी कि प्रोफंडल जोन के अंदर आपको कौन मिलेगी, ब्राउन एल्गी। कौन मिली है आपको प्रोफंडल के अंदर, दैट इज द ब्राउन। और जैसे ही आप सबसे ऊपर वाले रीजन के अंदर रहेंगे, यहां पर आपको क्या मिलेगी, ग्रीन एल्गी। और आपको मालूम है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस इस अर्थ पर किसके थ्रू होता है, इन एल्गी के थ्रू होता है जो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है। होल प्लांट नेचर के अंदर जो भी प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन किसका है, इन वाटर बॉडीज के अंदर प्रेजेंट रहने वाली एल्गीज का है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन देती हैं किसके अंदर, अर्थ बायोस्फीयर में। ओके, तो तीनों तरह की एल्गी है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रीन एल्गी ऑन द अपर मोस्ट पोर्शन, इंटरमीडिएट के अंदर आपको मिलेगा प्रोफंडल मीन्स दैट इज द ब्राउन एल्गी, और सबसे डीप के अंदर आपको मिलेगी रेड एल्गी। तो अगर आप जोनेशन देखेंगे तो आपको इस तरह से जोनेशन मिलेगा। और एल्गी का कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन के अंदर सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन। इस चीज का आप ध्यान रखें। सो नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर जो बचा है दैट वन इज द सॉइल। यस, जोनेशन लेक का आपको मालूम पड़ गया है, ठीक है ना, जोनेशन एंड दिस जोनेशंस आर वर्टिकल जोनेशन। तो वर्टिकल जोनेशन जो ऑफ लेक, और थोड़ा सा हम ओशियन का भी देख लेंगे, एंड दिस वर्टिकल जोनेशन ऑफ दिस वन इज ओशियन। इन दोनों को देख लेते हैं। एक्चुअली ये वाला जो अगर लेक की बात करते हैं तो लेक तो वैसे भी आप पढ़ ही चुके हैं, जो आपको बताया था दैट इज ऑफ लेक कि फर्स्ट कौन सी जोन आएगी, लिटोरल, और लिटोरल के बाद में कौन सी जोन आ जाएगी, ये इस तरह से। सो दिस वन इज द लिम्नेटिक, जहां से लाइट डायरेक्टली क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है। दिस वन इज लिटोरल, जहां पर आपने क्या देखा है, स्लांट देखा है एक तरह से।
यहां पर ऊपर वाला जो एरिया है जिसमें लाइट आ रही है, दिस वन इज द फोटिक, और 500 मीटर से ज्यादा वाला जो एरिया है, मोर देन 500 मीटर, ये कौन सा एरिया है? प्रोफंडल। प्रोफंडल कैसा एरिया बताया था अपन ने? डार्क। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो है हर्बीवोरस होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे। प्रोड्यूसर्स आपको कहां मिलेंगे? इस वाले एरिया के अंदर ही मिलेंगे। इसमें आपको कौन मिलेगा? हर्बीवोरस मिल जाएंगे, कंज्यूमर्स मिल जाएंगे। और सबसे नीचे जो बिल्कुल ही डार्क जोन है, ठीक है, बेस के अंदर, दैट इज नोन एज द बेंथिक। तो ये जोनेशन तो आपने पढ़ा किसके अंदर? लेक के अंदर, ठीक है, ये अभी अपन ने करा था। लेकिन अगर हम ओशियन की बात करते हैं तो आप ओशियन को देखिए, ओशियन बहुत वाइड है, 162 किलोमीटर तो इनका लिटोरल रीजन रह जाता है। ये जो लिटोरल रीजन है भाई, तो 162 किलोमीटर तो आपकी लेक होती भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं? इस तरह से, ये क्या है? ओशियन। तो ओशियन के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये डीप भी हो सकता है, स्लांट भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो है इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये एरिया की लेंथ भी बहुत ज्यादा है, 162 किलोमीटर। तो इसके अंदर हम जोन्स का डिवीजन कैसे करते हैं? अपर वन इज द फोटिक, मिडल वन जिसके अंदर मिक्स हो रहा है, दैट इज द फोटिक बी और एफोटिक, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में बिल्कुल डीप में, दैट इज द एबाइसल। तो 200 मीटर तक तो लाइट जाती है डायरेक्टली, 200 मीटर तक। तो 200 मीटर तक समुद्र के अंदर फोटिक जोन है। उसके बाद में एफोटिक जोन जो है 200 से 2000 किलोमीटर तक चलेगी, 200 टू 2000 मीटर, नॉट किलोमीटर। फिर 2000 मीटर से डीप में जो भी होगा, दैट एरिया इज द एबाइसल, ठीक है, मोर देन 2000 मीटर। तो ये थोड़ा सा जोनेशन है। ओशियन और लेक की जोनेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बहुत वाइड होते हैं। इनका जो लिटोरल एरिया है वो कितना है? 162। तो ऑलमोस्ट वैसे थोड़ा बहुत तो सेम ही है, लेकिन हाँ, इस रीजन के अंदर आप एफोटिक, एबाइसल, ये टर्म्स जो हैं आपको देखने को मिलेगी, जबकि इसके अंदर आपको प्रोफंडल, फोटिक, ये वाली टर्म्स जो है देखने को मिलेगी। ओके बेटा? यस। नेक्स्ट इज द सॉइल, अपर वेदर लेयर ऑफ अर्थ। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ की, दैट इज नोन एज द सॉइल। अपर वेदर्ड लेयर ऑफ earth crust is what? soil. And the study of soil, जिसके अंदर आप soil की study करते हो, that branch of biology is known as pedology. And the formation of soil, that means weathering of soil, is known as pedogenesis. Formation of soil को हम क्या बोलते हैं बेटा? pedogenesis. ओके, तो जो सॉइल है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट्स का। बहुत ज्यादा टाइम लगता है सॉइल के फॉर्मेशन में। सबसे वास्ट टाइम जो है वो रिक्वायर किसके लिए होता है? सॉइल के फॉर्मेशन के अंदर जो सॉइल है उसका अगर आप देखते हो कंट्रीब्यूशन, कंपोजिशन अगर हम देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। आप इस कंपोजिशन ऑफ सॉइल के अंदर आप क्या क्या देखोगे? आप इसके अंदर देखोगे सॉइल वाटर, सॉइल एयर एंड दैट सॉइल कंपोनेंट, वेदर रॉक, और उसके अंदर ह्यूमस कितना है उसको अगर हम देखेंगे तो 10% जो है वो टोटली क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज नोन एज ह्यूमस। 10% जो सॉइल है वो क्या होगी? 10% इज सॉइल। सिर्फ 10% क्या होगा? कंपोजिशन अगर किसी भी सॉइल का ले रहे हैं, 40% उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिक मैटर। प्लीज रिमेंबर, इतना उसके अंदर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। 25% क्या प्रेजेंट है? सॉयल वाटर, ओके, और 25% ही क्या प्रेजेंट है? दैट इज नोन एज द सॉयल एयर। ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं? कंपोजिशन ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सॉइल वाटर की,
तो सॉइल वाटर, जितना भी वाटर प्रेजेंट है, वाटर इन द सॉइल, वाटर इन सॉइल इज नोन एज होलार्ड। अब आप ये पानी देखिए कितने कितने टाइप का। यस, सो फर्स्ट वाटर इन द सॉइल वाटर इज, पहला पानी दैट इज द hygroscopic. Hygroscopic water is that water that is bound to the soil particle, जो टाइटली बाउंड होगा सॉइल पार्टिकल से और प्लांट उसको नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, ये सॉइल है, इस सॉइल के ऊपर वाटर क्या हो गया है, इम्बाइब हो गया है। आपने देखा होगा मिट्टी गीली हो जाती है तो उसके ऊपर वाला सबसे पहले क्या होगा, सॉइल का पार्टिकल जो है वो बाउंड हो जाएगा, किससे, इम्बाइब हो जाएगा। दिस वन इज द सॉइल पार्टिकल एंड दिस वन इज द इम्बाइब्ड वाटर। इस तरह के वाटर को जो बाउंड हुआ है सॉइल पार्टिकल से, दैट इज नोन एज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। पानी इतनी आसानी से मिट्टी को नहीं छोड़ता है और मिट्टी भी पानी को नहीं छोड़ेगी और ऑब्वियसली प्लांट्स ये पानी नहीं ले पाएंगे। सो हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। सेकेंड इज द वाटर विच इज फॉर्म इन द वेपर। ठीक है, तो वेपर फॉर्म्ड वाटर, वेपर फॉर्म्ड वाटर ऑन सॉइल। तो सुबह के टाइम आपने मिट्टी देखी होगी कि इस तरह का वेपर इस तरह रिलीज हो रहे हैं तो प्लांट्स ये वेपर भी जो है नहीं ले पाते, नहीं यूज कर पाते, क्योंकि देखिए आप वाटर जो है उसकी लेटेंट हीट इतनी है कि वो कम टेम्परेचर के अंदर भी वेपर रिलीज कर रहा है और हाई टेम्परेचर में भी वेपर रिलीज कर रहा है। ये तो वाटर की प्रॉपर्टी है, हम वाटर की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सॉइल के उसमें से वेपर्स निकलेंगी सॉइल एरिया में से, तो अगर सॉइल उसको एब्जॉर्ब करना चाहे वेपर को तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो वाटर वेपर जो है वो सॉइल के यूज का नहीं है। ठीक है ना, और प्लांट इसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, सो दैट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। एंड थर्ड वन इज द chemical bound water in soil। अब जितने भी केमिकल्स हैं सॉइल, कोई सॉइल प्योर तो होगी नहीं, बहुत सारे केमिकल सॉइल के साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी वाटर को इजीली रिलीज नहीं करते हैं और ये पानी भी आपके प्लांट को नहीं मिल पाता। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज द कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर कौन सा वाटर है, ये वो वाटर है जो सॉइल की एयर के बीच में स्पेस में, सॉइल की जो स्पेस होगी, सपोज ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये सॉइल है, इसकी जो स्पेस जो है इस स्पेस में से ड्रेन होकर आ रहा है। यही पानी सिर्फ किसके लिए अवेलेबल होता है, प्लांट्स के लिए। ओनली वाटर अवेलेबल टू द प्लांट। तो टोटल वाटर तो बहुत है लेकिन उसमें से प्लांट को जो अवेलेबल होगा वो किसको मिलेगा, कौन सा वाला पानी है, दैट इज द कैपिलरी वाटर विच इज अवेलेबल टू द प्लांट। बाकी आपका हाइग्रोस्कोपिक, वेपर, केमिकल, ये सारे ही सॉइल के अंदर प्रेजेंट जरूर है बट सॉइल से प्लांट को नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो सॉइल में इतना ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सॉइल का कंपोजिशन देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम सॉइल का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं अर्थ क्रस्ट का, सॉइल का नहीं, अर्थ क्रस्ट का जोनेशन देखते हैं उसके अंदर, तो बिल्कुल जो टॉप सॉइल होती है बिल्कुल, दैट इज नोन एज द ओ हॉरिजॉन। कौन सा हॉरिजॉन है ये, ओ हॉरिजॉन। और ओ हॉरिजॉन किससे बना हुआ होता है, लीटर से। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लीटर है। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल, दैट इज द टॉप सॉइल। अब जो जोन बनेगी ये वाली लगभग 4 मीटर के करीब होती है ये। ठीक है, तो ये वाली जो जोन है दैट वन इज द ए जोन। इसको हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। प्लांट इसी में से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। सब कुछ प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी है, इसके अंदर माइक्रोफ्लोरा भी है, इसके अंदर माइक्रोफोना भी है, इसके अंदर ह्यूमस भी है, सब कुछ है। सारा कंटेंट जो है आपको किसके अंदर मिलेगा, टॉप सॉइल के अंदर। नेक्स्ट इज द बी सॉइल। तो बी सॉइल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सॉइल पार्टिकल्स
प्लस मिनरल्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको सॉइल पार्टिकल भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं। इसको जोन ऑफ इल्यूविएशन भी कहते हैं, जोन ऑफ, सबसे ज्यादा लीचिंग वाला प्रोसेस भी चलेगा यहां पर इस वजह से। नेक्स्ट जोन इज द सी जोन। सी जोन के अंदर क्या प्रेजेंट है? सी जोन के अंदर आप देखेंगे वेदरिंग रॉक्स, यानी कि अब रॉक का फॉर्मेशन जो है आपको इधर रॉक्स ही मिलेगी, पत्थर जैसा स्ट्रक्चर ही मिलेगा, लेकिन ये कैसी हो रही है? टूट रही है। तो वेदरिंग रॉक आपको इसके अंदर मिलेगी सी हॉरिजन के अंदर, और डी हॉरिजन में आपको अनवेदर्ड रॉक मिलेगी, दैट इज द अनवेदर्ड रॉक। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टॉप सॉइल। अगर ये टॉप सॉइल चले जाती है तो क्या हो जाता है? सॉइल इरोजन, ठीक है ना। इसी की वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन। तो कितनी जोन्स प्रेजेंट है? टोटल 4 जोन्स है, और ऊपर वाला ओ हॉरिजन है। तो ये क्या था? लास्ट एबायोटिक फैक्टर दैट इज नोन एज सॉइल। ओके।